आज हम अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह लगने वाला आकर्षण बल F इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि बोला बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। पहले हमने मान लिया दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी r है, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हो गया। हमारे द्रव्यमान वही है, अब इनके बीच की दूरी बदल दी जाती है। जैसे मान लो पहले द्रव्यमान m1 ये m2 थे, ये r दूरी पर थे। अब दूरी कितनी हो जाएगी r/2, पहले की जस्ट आधी। तो यहां पर क्या हो रहा है, m1 m2 के द्रव्यमान वही है, तो हमने लगने वाला बल बदल जाएगा, वो हमने f डैश मान लिया। तो f डैश बराबर कितना हो, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान तो हमेशा फिक्स होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। तो m1 का मान वही है, m1 m2 का मान वही है, दूरी बदल गई, पहले की आधी यानी r/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा ये g m1 m2 r/2 का होल ऑफ स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये बटे का 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बटे के 4 ऊपर पहुंच गए। तो f डैश बराबर, अब ये हम देख रहे हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये f है। तो यहां इस पूरे का मान कितना हो जाए, f हो जाएगा हमारा। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 है ये। तो समीकरण 1 के प्रयोग से g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, f है, तो हो जाएगा 4f। तो जहां हमने बीच की दूरी आधी कर दी तो f डैश किसके, इस f के गुणे 4 के बराबर हो गया, यानी जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है पहले बल का 4 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। बोल रहा है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच, तो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु, जो वस्तु का द्रव्यमान है m1 वो हमारा 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। गुरुत्वीय बल का परिमाण यानी F का मान हमको ज्ञात करना है। बोला पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, मान लो। तो m2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, तथा पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो गई 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। ये हमको आंकड़े दिए गए। ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान 6.4 गुणे 10 की घात 6, मान लो m2 द्रव्यमान की है। ये त्रिज्या है स्मॉल r। जो द्रव्यमान 1 किलोग्राम का रखा वो इसकी सतह पर रखा इस तरह, ये 1 kg का है। तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r है और यही पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका मतलब 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। m1 का मान 1 किलोग्राम है, m2
m2 का मान 6 गुणे 10 की घात 24 है, बटे आर स्क्वायर, और जो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है वो 6.4 गुणे 10 की घात 6 है, और स्क्वायर था, स्क्वायर चढ़ा दिया। हमें इन प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मात्रक होने हैं वो एक ही प्रणाली में हो, या तो एमके सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम हो। तो ये किलोग्राम है, ये मीटर है, तो जो मात्रक है वो उसी फॉर्म में एमके सिस्टम में। तो यहां पर मात्रक किसमें, एमके सिस्टम में लिए गए, और जो कैपिटल जी का मान है वो फिक्स होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं हम। ये 6.67 गुणे 6 बटे 6.4 गुणे 10 की घात 6 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 6.4 का 2 भाग होना है, यानी 6.4 गुणे 6.4। अब हम घातों को हल करते हैं। 10 की घात -11, 10 की घात 24 है, गुणा में आधार समान है, घातें जोड़ जाएंगी, तो -11 प्लस का 24 जोड़ेगा, तो 24 - 11 कितना हो जाएगा, 13 आएगा, तो हो जाएगा 10 की घातें 13 बटे 10 की घातें 6 का वर्ग, यानी 10 की घातें 6 गुणे 10 की घातें 6 है ना, तो 10 की घातें 12, 6 7 42 की 2 हाथ से लगी 4, 6 6 36 और 4 40 की 0 हाथ से लगी 4, 6 6 36 और 4 40, तो 40.02 हो जाएगा, बटे अब 6.4 में जब 6.4 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 40.96। अब ये 10 की घात 13 बटे 10 की घात 12 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो हम जानते हैं ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर ए की पावर m-n, यानी क्या होगा, 13 में से घात 12 को घटा देंगे, 13 से 12 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचे 10 की घात 1 यानी 10 की घात 1 यानी कि 10, और ऊपर है 40.02, यहां भी 2 के बाद दशमलव, यहां भी 2 दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 4002 बटे 4096 गुणे 10। अब 4002 में 4096 का भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.98 गुणे 10, और 0.98 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.8, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो जो वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है वो 10 किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहां पर 10 किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान दिया गया है। वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, और इसका मान हमको दिया गया है 10 kg, 10 किलोग्राम। अब हमें इस वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया इसके आधार पर हमें वस्तु का भार ज्ञात करना है, पृथ्वी पर ज्ञात करना है और चंद्रमा पर ज्ञात करना है। तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार यानी लगने वाला बल, तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार W बराबर हो जाएगा हमारा m × g, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। m द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और भार का मात्रक न्यूटन, तो ये निकल आएगा न्यूटन में हमारा, और 9.8 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 98 न्यूटन निकल आएगा। अब हमसे कह रहा है कि जो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का 1/6, तो 98 के 1/6 कर देंगे तो हमें चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार निकल आएगा। चूंकि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की सतह का 1/6 होता है,
तो गुरुत्वीय बल भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो हमारा भार कितना निकला, 98। तो 98 के 1/6 कर देंगे तो हमारा चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार निकल आएगा। 6 एकम 6, 3 बचा, 38 हो गए, 6 6 36, 37 38, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, तो 16.33 न्यूटन ये चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार निकल आएगा। और जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, वो चाहे चंद्रमा की सतह पर जाए, चाहे पृथ्वी की सतह पर आए या किसी अन्य ग्रह की सतह पर जाए, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। स्मॉल जी के बदलने के अनुसार भार में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। यानी जो गेंद का प्रारंभिक वेग है यू क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग, और ये हमको दे रहा है 49 मीटर पर सेकंड। ये हमको दे रहा है कि गेंद जिसको ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। ऊर्ध्वाधर ऊपर हो गया सीधे। परिकलन कीजिए। नंबर फर्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करना है। बोला अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, यानी स्मॉल एच का मान ज्ञात करना, मैक्सिमम हाइट। तो जब गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो जैसे जैसे ऊपर जाती है उसके वेग का मान कम होता चला जाता है। और कब तक जाती है, जब तक कि उसका अंतिम वेग शून्य नहीं हो जाता। तो अधिकतम ऊंचाई कब पहुंचेगी, जब उसका अंतिम वेग v का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो तो वो ऋणात्मक होता है। तो जी का जो मान होगा वो -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कोई वस्तु जब नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब ऊपर से नीचे गिरती है तब जी का मान धनात्मक होता है। हमें ऊंचाई h का मान क्या, ऊंचाई h का मान यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। तो u दिया है, h दिया है, v दिया है, g दिया है। तो कौन सी गति का समीकरण यूज हो जाएगा, तो गति के तृतीय समीकरण लग जाएगा यहां पर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। अब सबके मान रख देते हैं। v का मान 0 है, 0 का वर्ग 0 होगा। u का मान 49 है, 49 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान -9.8 है, h का मान हमको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 0 बराबर 49 वर्ग यानी 49 गुणे 49, 49 इंटू 49 प्लस माइनस का माइनस 2 गुणे 9.8 गुणा h। ये माइनस के स्तर पर प्लस हो जाएगा तो 9.8 2 गुणे 9.8 गुणे h बराबर हो जाएगा 49 गुणा 49। तो h बराबर निकल आएगा हमारा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। एक अंक बाद दशमलव हटा, ऊपर 0 बढ़ा दिया। 49 एकम 49, 49 दूनी 98 हो गया। 490 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 245/2 मीटर। अब 200 पहले 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा रहेगा, 0.0 2 पंचे 10, तो 122.5 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका गया था, यहां से फेंका गया, तो पहले ही ऊपर जाएगी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची। अधिकतम ऊंचाई कितनी, 122.5 तक। फिर वहां से फिर वापस लौटेगी। तो जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो हम पहले नीचे से ऊपर जाने में लगा समय निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कुल समय निकल आएगा कि जब वस्तु फेंकी गई थी वापस आने में कुल कितना समय लगा।
तो हम नीचे से ऊपर जाने में समय निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की दिशा में फेंका जाता है तो त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह जी टी। सबके मान रख देते हैं। अंतिम वेग हमारा 0 हो गया था, 0। प्रारंभिक वेग हमारा 49 था। जी का मान -9.8 और टी का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 9.8 टी बराबर 49। तो टी का मान निकाल लेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 49 बटे 9.8। 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 490 बटे 98। और 98 में 49 दूनी 98 होता है तो 10 बटे 2 यानी 5 आ जाएगा। तो टी का मान निकल आएगा हमारा 5 सेकंड। तो पृथ्वी की सतह वापस लौटने में लिया गया समय 5 सेकंड ऊपर जाने में, फिर 5 सेकंड ऊपर से नीचे आने में, टोटल हो जाएगा 10 सेकंड और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 19.6 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो जो मीनार की ऊंचाई है जैसे यहां पर है, तो यहां से एक पत्थर छोड़ दिया जाता है तो ये पत्थर गिरेगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा तो जी का जो मान होगा वो धनात्मक होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई कितनी मीनार की वो हमको दी गई, एच का मान दिया गया है 19.6 मीटर। यदि प्रतीक लिख लेते हैं तो सवाल लगाने में हमको आसानी होती है। 19.6 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। यहां पत्थर तो यहां छोड़ दिया गया, यानी पत्थर कैसे गिरा? विराम अवस्था से गिरना प्रारंभ किया। तो पत्थर को जो प्रारंभिक वेग होगा u का मान वो हमारा 0 होगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यानी पृथ्वी पर ठीक टकराने के पहले। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी से ठीक टकराने के पहले उसका वेग क्या है, यानी अंतिम वेग हमें v का मान हमें ज्ञात करना है। तो गति का कौन सा समीकरण इसमें v भी आता, u भी आता, g भी आता, h भी आता? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh गति का तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण हम लगा देंगे। तो गति की तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh से। तो सबके मान रख देते हैं। v का मान हमको ज्ञात करना है। u का मान 0 है तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा प्लस 2 g गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मान है 19.6। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 98। 9.8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4.9, 49 दूनी 98 और 19.6 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4.9। ये तो हम गुणा कर ले, वर्गमूल निकाल ले। हम देखेंगे यहां पर 2 2 तो v का मान डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। 2 का एक जोड़ा बन गया 2 निकल आएगा। 4.9 का एक जोड़ा बन गया तो 4.9 निकल आएगा। और 4 यानी 2 गुणे 2 होता है तो 2 निकल आएगा। 2 दूनी 4, 4 नाम 36 की 6 हासिल लगी 3, 4 चौक 16 और 16 में 3 जोड़े 19.6 मीटर प्रति सेकेंड और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम इनका गुणा करके वर्गमूल निकाल तो भी निकल आता। ठीक है, तो अंतिम वेग यानी पृथ्वी से ठीक टकराने के पहले जो वेग होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, तो जो प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और u का मान जो हमको दे रहा है वो है 40 मीटर प्रति सेकंड, फेंका गया है।
जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हुए स्मॉल जी का मान हमको दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ये सवाल सॉल्व करना है, हल करना है, वो ग्राफ की सहायता से हल करना है और इसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बोले नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में, तो ये जो दिशा होती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा कहलाती है। जब किसी पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में, तो वहां पर जी का जो मान होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। या तुम गति के समीकरण में माइनस जी ले ले या फिर -10 मान रखें। जैसे जैसे पत्थर ऊपर की ओर जाएगा उसका वेग कम होता चला जाएगा और अंत में उसका वेग शून्य हो जाएगा। वही उसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी कि जब पत्थर का अंतिम वेग कितना शून्य हो जाए, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम ज्ञात करते कितना समय लगता है उसको ऊपर पहुंचने में। तो u है, g है, v है, समय हमको ज्ञात करना है। जब पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाएगा तो -g लगेगा, तो हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस जी टी। हम मानों को रख देते हैं। अंतिम वेग का मान 0 है, v का मान प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है, माइनस g का मान 10 है और ये t -10t तो प्लस हो जाएगा, तो 10t बराबर हो जाएगा 40। तो t बराबर हो जाएगा 10, इसके नीचे आएगा 40/10, 10 चौक 40, 4 सेकेंड। यानी पत्थर को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कुल 4 सेकेंड लगते हैं। अब हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है और वो किसकी सहायता से ज्ञात करनी, ग्राफ की सहायता से ज्ञात करनी है। तो हम जीरो, जब समय 0 तो मैक्स वेग कितना है, 40 है। हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में वेग ज्ञात कर लेते हैं और हम समय वेग ग्राफ खींचेंगे, फिर उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि अधिकतम ऊंचाई कितने में होती है। तो हम गति के समीकरण v इक्वल टू यू माइनस जी टी का प्रयोग करके विभिन्न समयांतरालों पर वेग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 0 पर ज्ञात कर लेंगे, 4 सेकंड में वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो हम 4 सेकंड तक मान ज्ञात कर लेंगे इसका, 0, 1, 2, 3। जब t का मान 0 है और प्रारंभिक वेग हमको कितना दिया गया था, 40 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। जो हमको प्रारंभिक वेग दिया गया था वो 40 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। तो यहां पर u का मान 40 रख देंगे, माइनस g और t का मान 0 है, तो 40 माइनस 0 तो 40 निकल आएगा ये हमारा। तो u का मान कितना है, 40 है, g का मान 10 है और t का मान कितना 1 है। तो 40 माइनस 10 एकम 10, कितना बचेगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब t का मान 1 रखा तब v का मान कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड निकला। अब यहां पे 2 रख देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 40 में 20 जाएगा तो 20 बचा रहेगा। फिर 3 रख देंगे, 10 या 30 हो जाएगा, 40 में 30 जाएगा तो 10 बचा रहेगा। 4 रख देंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 में 40 0 आ जाएगा। तो हमने t और v के मान ज्ञात कर लिए। अब इन मानों की सहायता से हम वेग समय ग्राफ खींचेंगे। तो जब t का मान 0 है तो v का मान 40 है, x अक्ष में समय है, y अक्ष में वेग है मीटर प्रति सेकंड में। हमने मान लिया कि ये एक बड़ा खाना बराबर 1 सेकंड है x अक्ष के लिए, तो x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेकंड और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब t का मान जब 0 तो v का मान 40 है, t का मान 0, v का मान कितना 40, एक बिंदु को ये मिल गया। जब t का मान 1 है तो v का मान 30 है, जब t का मान 1 है तो v का मान 30 है, दूसरे बिंदु को ये मिल गया, t का मान 1 और v का मान 30। जब t का मान 2 है तो v का मान 20 है, t का मान 2 है और v का मान ये 20, ये वाला बिंदु हो गया। जब t का मान 3 है तो v का मान 10 है, अगला बिंदु ये मिल गया। और जब t का मान 4 तो v का मान 0 हो गया। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे
तो ये हमारा वेग समय ग्राफ कहलाएगा। अब हमें पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ये जो वेग समय ग्राफ आया है, इसके नीचे घिरा क्षेत्रफल है ये पूरा। तो ये जो घिरा क्षेत्र है पूरा, इसका जो मान निकलेगा वही अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल निकलेगा वही अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। तो 1/2 आधार, इसका आधार हो जाएगा OA और ऊंचाई हो जाएगी OB। OA का मान कितना है? 4 सेकंड। OB का मान है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड है और बटे में से सेकंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 में जब 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 आएगा। और यहां 40 है और 40 में जब 2 का करो तो 80 हो जाएगा। तो 80 और सेकंड कट चुका तो बचा मीटर। तो ये जो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी वो हमारी 80 मीटर हो जाएगी। अब हमें नेट विस्थापन ज्ञात करना है। तो नेट विस्थापन यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी। तो कण बिंदु बी से चलना प्रारंभ करता है और बी पे चला, अधिकतम ऊंचाई तक गया, फिर बी पर आ गया, यानी जहां से चला था वहीं पर आ गया, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों समपाती हो गए। तो नेट विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी या कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। और यहां प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु क्या मिल गए, इसलिए उसके बीच की दूरी कितनी है? 0, क्योंकि कण बी से चला था, बी पर फिर आ गया। तो नेट विस्थापन जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0। अब चली गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो कण बी से चला, अधिकतम ऊंचाई तक गया तो 80 मीटर चला, फिर वहां से नीचे उतर आया वहीं पर तो फिर 80 मीटर चला। तो 80 + 80 कुल कितना चला? 160 मीटर। तो पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी जो होगी वो 160 मीटर होगी। तो चली गई कुल दूरी बाद तय किए गए पथ की लंबाई। पहले अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 80 मीटर चला, फिर अधिकतम ऊंचाई से जहां चला वहीं पर आया, फिर 80 मीटर चला, टोटल चला 160 मीटर। तो तय किए गए पथ की लंबाई या चली गई कुल दूरी जो होगी वो हमारी 160 मीटर होगी। यही हमारा आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। यानी गुरुत्वाकर्षण बल F का मान हमको ज्ञात करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो कैपिटल M है। तो कैपिटल M बराबर हमको दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तथा सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थ, मास ऑफ अर्थ ME लिख देते हैं, और सूर्य का द्रव्यमान मास ऑफ सन S से लिख दिया। ये हो गया 2 × 10⁻30 किलोग्राम। और फिर बोलो दोनों के बीच की औसत दूरी, कैपिटल R मान लेते हैं या स्मॉल r भी मान सकते हैं। यह 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो हमको F का मान ज्ञात करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है और दोनों के बीच की औसत दूरी r दिया गया है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम जानते हैं F बराबर G m1 m2, तो मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे मास ऑफ सन सूरज का द्रव्यमान m1 m2 बटे r स्क्वायर, बीच की दूरी सबके मान रख देते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? यह ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है।
और यह लगने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबके मान रखते हैं। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये हमारा, इसका मान फिक्स रहता है। एमई का मान है 6 गुणे 10 की घात 24। एमएस सूरज के द्रव्यमान 2 गुणे 10 की घात 30 बटे आर स्क्वायर। आर का मान 1.5 गुणे 10 की घात 11 का वर्ग। इसको सॉल्व करते हैं। 6.67 गुणे 6 गुणे 2 और बटे 1.5 का वर्ग करेंगे तो 1.5 गुणे 1.5 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 24, 10 की घात 30, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। 30 में 24 जोड़ा 54 हो गया, और गुणे 10 की घात -11, और 10 की घात -11 घटाएंगे 54 में से तो यह आ जाएगा 10 की घात 43 बटे 10 की घात 11 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 10 की घात 22। हम जानते ए की पावर m गुणे ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n होता है। तो 24 में 30 जोड़ दिया 54 हो गया, और ये माइनस का 11 है, 54 में 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 43। यहां पे 10 की घात 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 10 की घात 22 हो जाएगा। दशमलव हटा एक 0 बढ़ा दिया, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 बार चला जाएगा। ये वाला दशमलव हटा 0 बढ़ा देंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव 3 दूनी 6 3 दूनी 6, एक बचा रहेगा तो ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो 3 भी कट गया। 4 चौक 16 गुणे 10 की घात 22 है और ये 10 की घात 40 है। ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m माइनस n, यानी 43 में से 22 घट जाएगा तो ये हमारा आएगा 21, तो 10 की घात 21 हो जाएगा। 16 तिया 48 की 8 हाथ लगी 4, 16 दूनी 32 4 36 की 6 हाथ लगी 3, 16 दूनी 32 और 3 35 की 5 हाथ लगी 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 1 2 3 अंक पर दशमलव 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 35.568 गुणे 10 की घात 21। यह दशमलव 1 अंक इस तक खिसकाएंगे तो घात में 1 जुड़ जाएगा, जब इस तक आएगा तो हो जाएगा 3.5568 गुणे 10 की घात 22, और बल ज्ञात करना है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17वां कह रहा है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। तो जो मीनार की चोटी है वो क्या है, 100 मीटर ऊंची है, यानी जो h का मान दिया गया है वो हमको 100 मीटर दिया गया है। और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। तो हम मान लेते ये कोई मीनार है और इसकी टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी, 100 मीटर है। तो एक पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंका जाता है, गिराया जाता है, फेंका नहीं गिराया जाता है। तो मान लो बिंदु ए से गिराया जाता है ये, और ठीक इसी समय दूसरा पत्थर ये ऊपर की तरफ फेंका जाता है, मान लो ये बिंदु बी से फेंका जाता है। तो ये जो पत्थर फेंका जाए इसका जो वेग है वो हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां पर मिलेंगे। तो मान लिया दोनों पत्थर यहां मिलते हैं, बिंदु पी पर जाकर मिलते हैं,
अब जब ये पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा तो छोड़ दिया गया, तो पहले रुकी हुई अवस्था में था, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। और यहां पर ये जो पत्थर फेंका जा रहा है इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 25 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि जब मीनार की चोटी से कोई पत्थर गिराया जाता है तो उसे बिंदु P तक पहुंचने में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है। दोनों पत्थर कहां मिलेंगे? हमने माना कि दोनों पत्थर बिंदु P पर मिलेंगे, तो जितने समय में ये A से P तक पहुंचेगा उतने समय में बिंदु B से जो पत्थर चला वो P तक पहुंच जाएगा। यानी A से P तक आने में और B से P तक जाने में लगा समय कैसा? बराबर है, तो वो T हो जाएगा। ये विराम से गिनना चालू कर, इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और इसका प्रारंभिक कितना? 25 मीटर प्रति सेकेंड है। तो मीनार की चोटी A से बिंदु P तक पत्थर द्वारा चली गई दूरी हमने S1 मान ली, तो S1 बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। जब कोई पत्थर या पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर या ऊपर की ओर गति करता है तब वहां त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। सबके मान रख देते हैं हम U। चूंकि पिंड विरामावस्था गिरना प्रारंभ करता तो यहां पर इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, तो 0 इंटू T प्लस हाफ ऑफ, और G का मान हो तो 9.8 T स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 0 प्लस 9.8 में 2 का भाग जाएगा तो 4.9 T स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4.9 T स्क्वायर। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह B से बिंदु P तक पहुंचने पत्थर द्वारा चली गई दूरी, बिंदु B से जब कण ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो चली गई दूरी S2 मान ली, तो S2 बराबर हो जाएगा UT माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। क्योंकि जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में तब वहां पे G के स्थान पर माइनस G काम करेगा, तो U का मान 25 है इंटू T माइनस हाफ, G का मान 9.8, तो हो जाएगा 25T। 9.8 2 का भाग जाएगा तो 4.9 T स्क्वायर, यह हमारा S2 का मान निकल आया। अब जो मीनार की कुल ऊंचाई है वो 100 मीटर है, यानी A से B तक की जो दूरी है वही 100 मीटर है, यानी कि S1 और S2 का जो योगफल होगा वो हमारा 100 मीटर होगा। तो कुल दूरी AB बराबर 100 मीटर, और कुल दूरी कितनी? S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 100। S1 का मान हमारा है 4.9 T स्क्वायर प्लस S2 का मान हमारा 25T माइनस 4.9 T स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटा देंगे, और ये प्लस का 4.9 T स्क्वायर, ये माइनस का ये घट जाएगा तो बचेगा 25T बराबर 100। तो T का मान निकला 25, इसके नीचे चला जाएगा, पच्चीस चौक 100, 4 सेकेंड। तो ये जो पत्थर है वो 4 सेकेंड बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, जो A से चलेगा और B से चलेगा, बिंदु P पर आकर मिल जाएंगे। और हमसे पूछ रहा है कहां मिलेंगे, तो S1 बराबर 4.9 T स्क्वायर है, तो हम T का मान रख देंगे तो यहां से यहां तक चली गई दूरी निकल आएगी हमारी, तो वहीं पर मिल जाएंगे। तो S1 बराबर 4.9 T स्क्वायर, 4.9 और T का मान 4 है, 4 का वर्ग, तो हो जाएगा 4.9 और 4 का वर्ग 16, यहाँ पर 9 है, 16 नंबर 144 की 4 हासिल लगी 14, 16 चौके 64, 68, 10 78, तो S1 का मान 78.4 मीटर निकल आया।
आंसर 80 मीटर शायद दिया गया है ना। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 लेके चलते तो यहां पर 5 आता और 16 पंचे 80, तब 80 मीटर निकल आता। तो ये 25t माइनस 4.9t² होगा। तो चूंकि टोटल दूरी 100 है, 100 में से हम 78.4 घटा देंगे तो निकल आएगा 21.6। तो दोनों पत्थर 4 सेकंड पश्चात मीनार की चोटी से 78.4 मीटर की दूरी पर मिलेंगे और मीनार के आधार से 21.6 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने के पास लौट आती है। मतलब तो जब गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में उसे 6 सेकंड का समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। दूसरा पार्ट है गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई और थर्ड पार्ट है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में लगा समय, यहां से ऊपर जाएगी और फिर ऊपर से वापस नीचे आएगी, प्लस ऊपर से पुनः वापस आने में लगा समय। ये जो कुल समय है वो हमको 6 सेकंड बोल रहा है। यानी जितने समय में गेंद नीचे से ऊपर जाएगी उतने ही समय में गेंद ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में लगा समय और ऊपर से पुनः वापस वहीं तक आने में लगा समय, दोनों कैसे बराबर होते हैं। तो गेंद को नीचे से ऊपर जाने में लगा समय कितना लगेगा, 6 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। अब हमें इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, किस प्रारंभिक वेग से ये फेंकी गई थी। तो फर्स्ट पार्ट u का मान हमको ज्ञात करना है। और जब कोई कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है या ऊपर से नीचे आता है ऊर्ध्वाधर, तब हमारा g काम करता है और t हमको 3 सेकंड दिया ही गया है। तो गति का पहला समीकरण यूज कर लेते हैं। तो ये तो v इक्वल टू u, चूंकि पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो माइनस जी काम करेगा, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अधिकतम ऊंचाई तक जब पिंड पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v का मान होगा 0, u का मान को ज्ञात करना, माइनस जी का मान होगा 9.8 और t का मान है 3 सेकेंड। तो u इस तरह माइनस का u हो जाएगा, तो माइनस u बराबर हो जाएगा माइनस का 8 × 24 की 4 हाथ लगी 2 और 3 × 27 28 29, तो 29.4 माइनस से माइनस कट जाएगा तो u बराबर हो जाएगा, या दोनों पक्षों माइनस 1 का गुणा कर देंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, यानी h का मान ज्ञात कर कितनी ऊंचाई तक गेंद पहुंच पाती है। h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 GT²। u का मान हमारा 29.4 है, t का मान 3 सेकेंड है, माइनस 1/2, g का मान 9.8 और t का मान 3 है, तो 3 का वर्ग। 3 चौके 12 की 2 हाथ लगी 1, 3 9 27 28 की 8 हाथ लगी 2, 3 9 6 2 8 हो जाएगा 88.2 माइनस 9.8 में 2 का भाग जाए तो 4.9 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9, और जब 4.9 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 44.1 आ जाएगा, और 88.2 में 44.1 जाएगा तो आएगा 44.1 मीटर। यानी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो 44.1 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो 3 सेकंड में कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, तो उसके द्वारा चली गई दूरी 44.1 मीटर हो जाएगी। फिर वहां से वो नीचे आएगा, तो यहां से विराम से गिनना प्रारंभ करेगा, यानी 1 सेकंड में हमें चली गई दूरी ज्ञात करनी यहां पर। तो 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब ये 1 सेकंड में इसकी गणना कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, अब ये क्या ऊपर से नीचे तक गिरेगा, है ना, तो जी का मान धनात्मक लिया जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 GT²। कण विराम से गिर रहा है 0,
t का मान 1 प्लस 1/2, g का मान 9.8 और t का मान 1 का वर्ग। ये 0 हो जाएगा पूरा। 9/8 में 2 का भाग जाएगा तो 4.9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 यानी 4.9 मीटर। यानी 4 सेकंड पश्चात जो गेंद होगा वो अधिकतम ऊंचाई से 4.9 मीटर की दूरी पर होगी। और यदि पृथ्वी तल से निकालें तो हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई हमारी 44.1 मीटर है, उसमें से 4.9 घटा देंगे तो 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी के आधार सतह से जो गेंद की दूरी होगी वो 44.1 में 4.9 घटा दिया, क्योंकि कण अधिकतम ऊंचाई कितनी तक पहुंचा, 44.1 तक। तो 44.1 में 4.9 घटा दिया तो जो गेंद की स्थिति होगी वो 39.2 मीटर होगी पृथ्वी की सतह से। क्वेश्चन 19वां कह रहा है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो जो उत्प्लावन बल होता है वो हमेशा ऊपर की दिशा में कार्य करता है। तो उत्प्लावन बल की दिशा क्या हो जाएगी, उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। ये कोई प्लास्टिक का गुटका जिसको पानी में डुबोया जाता है तो पानी की सतह पर आ जाता है, ये नीचे नहीं रह पाता है, ऐसा क्यों। तो हम जानते हैं इस गुटके को जब पानी में डुबोया जाता है तो इस पर दो बल काम करते हैं। एक पिंड का भार जो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहता है, ये वेट W हो गया। एक दूसरा बल होता है जो ऊपर की तरफ काम करता है, जिसको बोलते उत्प्रेक्ष बल या उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स। ये क्या करता है, ऊपर की तरफ काम करता है। तो ये बल बॉयंसी फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अब यहां पर तीन कंडीशन होती हैं, B ग्रेटर देन W, B बराबर W और B लेस देन W। जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा होता है तो वस्तु सतह पर आकर तैरती है, ये इस तरह तैर रही है। तो यहां पर क्या होगा, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा और वस्तु का भार क्या है, कम है। जब उत्प्लावन बल और वस्तु का भार बराबर होता है तब वस्तु इस तरह कुछ तैरती है। और जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है, यानी भार ज्यादा होता है, उत्प्लावन बल कम होता है, तो वस्तु डूब जाती है, ये डूब गई। तो यहां पर प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह सतह पर क्यों आ जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा है, इसलिए प्लास्टिक का जो गुटका है वो पानी में डुबोने पर भी सतह पर आ जाता है। क्वेश्चन 21वां कह रहा है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन, जो द्रव्यमान m हमको दिया गया है वो 50 ग्राम दिया गया है, और आयतन जो दिया गया है वो हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि पानी घनत्व D मान ले चाहे रो मान ले, तो रो हमें दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। पदार्थ तब तैरेगा जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, और ये पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा निकला तो डूब जाएगा। तो हम पहले पदार्थ का घनत्व निकाल लेते हैं, और पदार्थ का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा स्मॉल m है और आयतन हमारा V है, तो पदार्थ घनत्व रो बराबर हो जाएगा। चूंकि पानी के घनत्व में रो माना है तो इसको रो डैश मान लेते हैं। तो द्रव्यमान है 50 ग्राम दिया गया है, आयतन हमको 20 दिया गया है। 50 में जब 20 का भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, 5/2.5 ग्राम और सेंटीमीटर घाते -3,
तो जाएगा 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घाते -3। हम देख रहे हैं जो पानी घनत्व वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और जो पदार्थ घनत्व है वो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कौन ज्यादा है? बिल्कुल सही सोच आपने, पदार्थ घनत्व क्या ज्यादा निकला है, यानी वस्तु क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगी, क्योंकि पानी का घनत्व कम है और पदार्थ घनत्व ज्यादा है। तो पदार्थ डूब जाएगा क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 500 ग्राम के मोहर बंद पैकेट, तो मोहर बंद पैकेट का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है वो हमको 500 ग्राम दिया गया है। और इसका जो आयतन है v वो हमको 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में, जो पानी घनत्व रो हमको दिया गया है वो हमको 1 ग्राम सेंटीमीटर घाते -3 या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमसे बोल रहा है कि ये जो पैकेट है मोहरबंद वो तैरेगा या डूबेगा। तो यदि इसका घनत्व पानी घनत्व से ज्यादा निकला तो डूब जाएगा और पानी घनत्व से कम निकलेगा तैरेगा। तो इस पैकेट का हम घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। तो मोहरबंद पैकेट घनत्व बड़ा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। एक जो कट जाएगा 50 बटे 35, 5 से काट देंगे, 5 दाम 50, 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 10 बटे 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 0.0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 1.42 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो मोहरबंद पैकेट घनत्व निकल आया और पानी घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि मोहरबंद पैकेट घनत्व ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा? पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहरबंद पैकेट घनत्व पानी घनत्व से ज्यादा है। फिर कह रहा है इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम आर्किमिडीज सिद्धांत से जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है और वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो जो हटाए गए पानी का जो द्रव्यमान होगा वो पैकेट के आयतन के बराबर होगा। तो पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का आयतन पैकेट के आयतन के बराबर होगा और पैकेट का आयतन कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे बोल रहा है कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो पानी घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब गुणे, और पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बटे में सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा, 350 में 1 का गुणा करेंगे तो 350 एकम 350 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि हटाए गए पानी का जो द्रव्यमान निकलेगा वो 350 ग्राम होगा।